चलिए, तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, है ना। और फोर्स क्या होता है हमने देखा था कि इट वाज अ पुश और अ पुल, या एक एक्शन जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कर रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोर्स। इसके कुछ इफेक्ट्स देखे थे, फोर्स के 5-6 इफेक्ट्स लिखे थे ना, कि ये एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट की वाली बॉडी को मोशन में, ऑलरेडी जो बॉडी मोशन में है उसका स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, शेप साइज एंड टर्निंग इफेक्ट ला सकता है ना। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे थे और हर का एक एक एग्जांपल लिखा था, याद है। फिर टाइप्स में आए थे, टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने एक कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा था, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक डिवीजन हमने जो देखा था वो था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। यही एंड किए थे अपन क्लास कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, कि अगर एक सिस्टम पर, एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं सच दैट दे कैंसल आउट ईच अदर एंड द नेट फोर्स इज जीरो, अगर ऐसा हो रहा है तो दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्स। हमने देखा था कि दोनों बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, जहां पर है वो वहीं रहेगा। अगर वो मोशन में होगा तो वो उसी स्पीड से मोशन करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, दोनों तरफ से फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। तो उस केस में बॉडी जिस स्टेट में होगी वो उसी स्टेट में रहेगी। एम आई क्लियर? ठीक है। डेफिनेशन के बाद अपन ने फोर्स के बाद यूनिट देखा था ना, एंड अपन ने यूनिट से किया था कि ऐसा यूनिट होती है डाइन एंड न्यूटन, सॉरी न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट वाज डाइन। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये यूनिट थी हमारी डाइन, DYNE। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज फर्स्ट लॉ चालू करेंगे, हैंड डाल लीजिए, लॉज ऑफ मोशन। फोर्स तो हमने पढ़ लिया, फोर्स क्या होता है ना। सेकेंड पढ़ेंगे लॉस क्या क्या होते हैं, तो पहला लॉ लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ पढ़ने, जैसे अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़े थे, वो 3 इक्वेशन मोशन के थे, वैसे ये तीनों लॉज भी मोशन के ही है ना। बट यहाँ पे फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, सुन रहे हैं क्या। जैसे इसका लॉ मैंने आपको फर्स्ट लॉ एंड में बताया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि एक बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पर एक्ट नहीं करता। अगर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तभी वो मोशन वाली बॉडी को स्टॉप कर सकता है, या एक रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है। अगर बैलेंस फोर्स लगा उस बॉडी पर तो वो अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से उसी मोशन में रहेगी। तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए हमें, कहां का, बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए उस बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। एम आई क्लियर? यही फर्स्ट लॉ है। हाँ बोलो। हाँ वही होगा ना, जैसे इनका अपन एक्सेलरेशन क्या देखे थे, इनका एक्सेलरेशन 0 था, याद है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या था, बैलेंस फोर्स वाले का एक्सेलरेशन वाज 0। अपन ने डेफिनेशन में भी तो यही लिखा था ना, इट प्रोड्यूसेस 0 एक्सेलरेशन, बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूसेस 0 एक्सेलरेशन, जबकि अनबैलेंस फोर्स जो रहेगा वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी में। ठीक है, चलो लॉ लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ का। तो जो लॉ का स्टेटमेंट है वो एज इट इज होना चाहिए, आप अपने मन से उसको नहीं लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या। लॉज जितने भी होते हैं उनका स्टेटमेंट जैसा उसने उन साइंटिस्ट ने कहा है, लिखा है, वो वैसा ही होना चाहिए वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो नीचे लिखो, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, हाँ लिखेंगे, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion, and a
body in motion will remain in uniform motion, will remain in uniform motion मतलब उसकी स्पीड सेम रहेगी, unless जब तक कि an unbalanced force लिखना जरूरी है, सिर्फ फोर्स नहीं लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या? फोर्स तो बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। क्या मैंने यहां नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ? तो फिर unless an unbalanced force acts on it, अंदर सो जाओ बेटा, to change its state of rest, to change its state of rest, to change its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion. जब तक एक अनबैलेंस्ड, ये फोर्स लिखना भूल गया मैं, अनबैलेंस्ड, unless an unbalanced force acts on it, जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे या उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करे, तब तक वो वैसा ही रहेगा। समझ रहे हैं क्या? द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लगता। जो फोर्स है वही फोर्स को चेंज करने वाला है। क्या चेंज करने वाला है? उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को, अगर वो रेस्ट में है तो, उसके मोशन को, अगर वो मोशन में है तो। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, लिख लिए? डन? तो नीचे लाइन में लिखना, the above law leads to the definition of force, एक और फोर्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन इस लॉ के हिसाब से, लीड्स टू अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, हाइफन डाल के लिखो, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, force is a push or a pull, force is a push or a pull which changes or tends to change, which changes or tends मतलब उसकी टेंडेंसी होगी चेंज करने की, tends to change the state of rest, change the state of rest, यही पूरा लिख देंगे, change the state of rest or of uniform motion। तो फोर्स वो पुश और पुल है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन से रेस्ट पे ला देगा। तो रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये फोर्स की एक और डेफिनेशन है। देखिए ये फोर्स के कारण ही तो स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो फोर्स वो पुश और पुल है जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, या उसमें चेंज करने की कैपेबिलिटी या टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक और फोर्स का डेफिनेशन। कल हमने ऐसे लिखा था कि पुश और पुल है विच एक्ट्स ऑन वन बॉडी, है ना, टू अनदर, ऐसा लिखे थे अपन। यहाँ अपन ने एक और चीज ऐड कर दी कि पुश और पुल तो है, बट उससे उस बॉडी का या तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना है, सब हेडिंग डालो, इनर्शिया। इनर्शिया में मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था, इनर्शिया क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है ना, मैंने बताया था इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस जो हर बॉडी में होता है। हाँ सब में होता है, हर चीज में होता है। जैसे फैन का भी, आप स्विच ऑफ करोगे तुरंत नहीं रुकेगा फैन, उसके अंदर मोशन है, तो वो मोशन को तुरंत, मोशन से तुरंत रेस्ट में नहीं आएगा।
अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट आने में रेजिस्टेंस देगा, कोई रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन आने में रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो लिखो डेफिनेशन इनर्शिया की। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी की टेंडेंसी है ना, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, टू अपोज, अपोज को अंडरलाइन करना ना, टू अपोज, यही वर्ड बहुत मेन है इस डेफिनेशन में, टू अपोज any change in its state of rest, to oppose any change in its state of rest, और कौन सा बोल रहे हैं अपन? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऑपोजिशन की जगह आप रेजिस्टेंस वर्ड भी लिख सकते हो ना, टू रेजिस्ट एनी चेंज, सुन रहे हो? अपोज, या उसका एक मीनिंग और अपन लिख सकते हैं, टू रेजिस्ट एनी चेंज, वही उसी का मतलब है अपोजिशन का ही, है ना। आप कोई चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करोगे, थोड़ा देर तक उसको रेजिस्ट करोगे। कि मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल, कि आप कोचिंग आने के लिए रेजिस्टेंस करते होगे हर दिन, कि हम नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, पर तब भी घर वाले धक्का मार के बाहर निकाल देते होंगे घर के, कुछ लोग को यहाँ तक छोड़ छोड़ के जाते होंगे कि वापस घर ना आ जाए, है ना। क्यों अद्विता? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फुल स्टॉप नीचे में लिखा। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। ये टाइप बस उस बेसिस में है कि अगर बॉडी रेस्ट में आने में रेजिस्ट कर रही है, या रेस्ट से मोशन में आने में रेजिस्ट कर रही है, या अपना डायरेक्शन चेंज करने में रेजिस्ट कर रही है। सुन रहे हो क्या? 3 टाइप का जो मैंने आपको इनर्शिया बोला वो क्या है? एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। मान लो आप रेस्ट में हो तो आप तुरंत मोशन में आने पर रेजिस्ट कर रहे हो, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ। आप मोशन में हो, मोशन से रेस्ट में आने में रेजिस्ट कर रहे हो, तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। आपका डायरेक्शन सीधा जा रहे हो, आप अचानक से मुड़ना चाह रहे हो, पर आपकी बॉडी अभी भी सीधा जाने की कोशिश कर रही है, तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप जिस चीज को अपोज कर रहे हो, है ना, उस हिसाब से 3 टाइप के इनर्शिया हो गए, ठीक है। लिखिए इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला लिखना ABC करके लिखेंगे इसको। पहला ए लिख लो, ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले इसको डिफाइन करते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देखते हैं जहां हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखो पहले, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, द रेजिस्टेंस, अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस वर्ड लिख दिया अपन, ऑपोजिशन की जगह रेजिस्टेंस, तो अपोज, रेजिस्ट, या ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस, सुन रहे हैं ना, ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। अपोज की जगह रेजिस्ट, रेजिस्टेंस की जगह ऑपोजिशन। तो क्या लिखे, द रेजिस्टेंस, स्पेलिंग लिखिए ना ठीक से, RESISTANCE, अपोज नहीं लिखना, द ऑपोजिशन लिखना पूरा। फिर रेजिस्टेंस लिख रहे हो तो रेजिस्टेंस लिखो, नहीं तो ऑपोजिशन पूरा लिखना, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी जो रेजिस्ट कर रही है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल रहे हैं इसलिए रेस्ट को चेंज करने में रेजिस्ट कर रही है, मतलब बॉडी पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन में आने में रेजिस्टेंस दे रही है, तो उसका नाम क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल्स करके लिखना नीचे। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 लिखो, इस एग्जांपल को पहले समझ लो फिर इसको लिखते हैं अपन। तो क्या होता है जब हम बस में खड़े रहते हैं ना, बैठे नहीं है बस में, हम खड़े हैं और मतलब कैजुअली खड़े हैं ना, हमको नहीं पता कि बस कब चालू होने वाली है,
तो आपका पैर बस के फ्लोर से कांटेक्ट में है, पर आपकी अपर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है। रेस्ट में तो पूरा है क्योंकि अभी बस खड़ी है, पूरी बॉडी बस के साथ रेस्ट पे है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ है? बस का पैर के साथ। आपकी अपर बॉडी अभी भी बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। आप ऐसे लेटे हो तो अलग बात है, पर आप तो खड़े हो ना, राइट? सुन रहे हैं सब? अब अचानक से मान लो बस चालू होगी, आपको नहीं पता, कैजुअली खड़े हो ना आप, अचानक से बस चालू होगी तो क्या होगा? आपका लोअर पार्ट बस के साथ आगे चला जाएगा, क्योंकि लोअर पार्ट तो अटैच है ना बस से, तो लोअर पार्ट आगे चला जाएगा, पर जो अपर पार्ट है जो रेस्ट में था वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा। तो उससे क्या होगा? आप सोचिए कि ये आगे जाएगा और ये अपर बॉडी पीछे, तो आपको एक जर्क फील होगा, कहां? बैकवर्ड्स। यू विल फील अ जर्क बैकवर्ड। जबकि बस आगे जा रही है तो पैर आगे जाएगा और अपर बॉडी पीछे रह जाएगी, तो यू विल फील अ बैकवर्ड जर्क। आपको किस टाइप का जर्क मिलेगा? बैकवर्ड जर्क। और एक जर्क मिलता है फॉरवर्ड वाला, वो कब मिलेगा? जब यही बस अचानक से रुक जाएगी। तो अगेन रुकेगी तो पैर तो तुरंत रुक गए, क्योंकि बस रुकी तो पैर बस के साथ चिपके हुए हैं, तो पैर तो रुक गया तुरंत ही, पर अपर बॉडी अभी भी नहीं कांटेक्ट में है, तो अपर बॉडी कहां जाएगी? मोशन की, उसकी उसकी टेंडेंसी मोशन में थी, वो अभी भी मोशन नहीं है, तो वो आगे जाएगी आपकी बॉडी। समझ रहे हैं क्या? तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर एक रेस्ट वाली बस मोशन में आ रही है, उससे आपको बैकवर्ड जर्क लग रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और एक मूविंग बस सडनली रुक रही है, उससे आप आगे की तरफ आ रहे हो, तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन का। यहां आपकी बॉडी, अपर बॉडी मोशन से रेस्ट में आने में रेजिस्ट कर रही है, और यहां आपकी अपर बॉडी रेस्ट से मोशन में आने में रेजिस्ट कर रही है, इसलिए बैकवर्ड जर्क, और सेकंड केस में फॉरवर्ड जर्क। समझ रहे हैं क्या? चलो लिखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली, अ पैसेंजर standing casually, a passenger standing casually, CASUALLY, casually in a bus, a passenger standing casually in a bus experiences a person standing casually in a bus experiences a jerk backwards, JERK, jerk backwards, पीछे की तरफ जर्क लगेगा, उसको झटका लगेगा पीछे की तरफ, jerk backwards, full stop. This happens because the foot उसके पैर, the foot is in contact with the floor, the foot is in contact with the floor, फ्लोर किसका? बस का फ्लोर। the foot is in contact with the floor but the upper body, अच्छा एक सेकेंड, क्या लिए? contact with the floor, full stop. The foot moves along the bus, the foot moves along the bus, the foot moves along the bus, बस चलना चालू करी तो पैर तो बस के आगे चले गए। The foot moves along the bus but the upper body which was at rest, but the upper body which was at rest tends to remain at rest, which was at rest, जो रेस्ट में थी वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगी, which was at rest tends to remain at rest, tends to remain at rest. Full stop. Therefore, upper body experiences a jerk backwards. 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 ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। मान लीजिए आपको कारपेट है आपका ना, या जो हमारे मैट होते हैं जिसमें अपन पैर पोछ के अंदर जाते हैं ना, है ना, या कारपेट, कारपेट से आपको डस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, कारपेट को पहले हैंग कर दोगे, एक जगह टंगा दोगे कारपेट को, और फिर एक स्टिक लोगे और स्टिक से उसको सूटेंगे, समझ रहे? तो क्या होगा, जैसे ही आप स्टिक से कारपेट को मारोगे तो डस्ट निकलता है ना, डस्ट गिरता है नीचे। उसका कारण क्या होता है कि जैसे ये कारपेट है और ये स्टिक आके कारपेट पे पड़ी, तो स्टिक कारपेट के साथ मोशन में आई, तो कारपेट तो पीछे चला गया, बट जो डस्ट था जो रेस्ट पे है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, तो यहां डस्ट रह गया, वो नीचे गिर गया। समझ रहे हैं क्या? तो स्टिक के साथ कारपेट मोशन में आया, क्योंकि कांटेक्ट में था तो मोशन में आ गया, पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो मोशन में नहीं थे, वो जो रेस्ट में थे वो रेस्ट में रह गए और नीचे गिर गए। तो दिस इज हाउ अ डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम कारपेट। लिखो एक, फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, we hang the carpet, we hang the carpet, we hang the carpet and then beat it with a stick, and then beat it with a stick, and then beat it with a stick. So stop. Due to this, the carpet moves along the stick. Due to this, the carpet moves along the stick. जैसे बस के साथ पैर मोशन में आ गए थे, वैसी स्टिक के साथ कारपेट मोशन में आ जाएगा। The carpet moves along the stick and the dust particle and the dust particle and the dust particle in a tendency to remain at rest, and the dust particle in a tendency to remain at rest, in a tendency to remain at rest, in a tendency to remain at rest, comma, get detached from the carpet. Get detached, detached, get detached from the carpet, get detached from the carpet. ठीक है? ऐसे ही फ्रूट के साथ भी होता है, जब आप एक ट्री को शेक करोगे तो उसके फ्रूट्स गिर जाते हैं ना नीचे, बिकॉज आपने ट्री को शेक किया तो उसकी ब्रांचेस शेक हुई, बट फ्रूट रेस्ट पे था, तो ब्रांच में लगा हुआ है वो फ्रूट, है ना, तो वो ब्रांच मूव करी, बट फ्रूट की टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, तो उसकी वो ट्विग जो है वो उससे डिटैच हो जाएगी। एक एग्जांपल और लिखिए, व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, when a branch of a tree, when a branch of a tree is shaken vigorously, is shaken vigorously, VIGOROUSLY, तेजी से आपने उसको शेक किया, VIGOROUSLY, विगरसली, मतलब बहुत तेज से आपने शेक किया उसको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन विगरसली, कॉमा, राइप फ्रूट्स, RIPE, राइप मतलब खराब नहीं, पका हुआ। हाँ, किसी ने तो बोला खराब, छिला हुआ फ्रूट वहीं छिल के आ गया, आम छिल के गिरेगा नीचे, वाह। हाँ, राइप फ्रूट्स, ठीक है ठीक है, चलो चलो, राइप फ्रूट्स। और सड़ा किसने बोला? सॉरी। हाँ चलो चलो, तो राइप फ्रूट्स मतलब जो पक गए होंगे, है ना, उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है ट्विग से, तो राइप फ्रूट्स
get detached. Ripe fruits get detached and fall. जैसे अभी कारपेट से डस्ट डिटैच होकर नीचे गिर गया, देखिए कारपेट आगे चला गया, डस्ट वहीं था. इज द सेम वे जब आपने ट्री को शेक किया तो उसका स्टेम, उसकी ब्रांचेस सब हिली, जिसके कारण क्या हुआ, वो ट्विग से फ्रूट डिटैच हो गया. तो when a branch of a tree is shaken vigorously, ripe fruits get detached and fall. Full stop. This is because the branch comes in motion. The branch जिसमें वो fruit attach होगा, the branch comes in motion. This is because the branch comes in motion, but the fruits at rest, but the fruits at rest, but the fruits at rest tend to remain at rest, tend to remain at rest, tend to remain at rest due to inertia of rest, due to inertia of rest, due to inertia of rest, and get detached, and get detached, and get detached. इसका एक एग्जांपल हम वो भी लिख सकते हैं कि जब हम कैरम खेलते हैं, एक ऐसे पाइल है आपके, वो कॉइन्स का पाइल है, मतलब 8-9 कॉइन्स एक साथ एक के ऊपर है, उसको बोलते हैं ना पाइल ऑफ कॉइन्स. आपने जब स्ट्राइकर से जोर से मारा तो सिर्फ नीचे का कॉइन ही बाहर आता है, ऊपर एज इट इज नीचे आ जाता है. तो उसका कारण क्या है कि नीचे वाले को कांटेक्ट मिला स्ट्राइकर का, तो वो बाहर आ गया. द रेस्ट ऑफ द कॉइन्स विच वाज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट. ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही वो सीधा ऐसे ही आ गया नीचे के नीचे. ठीक है. और एक वो भी कर सकते हैं कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया आपने. इमेजिन करो सिचुएशन, ये रहा ग्लास, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड और यहां पर एक कॉइन है समझ लीजिए, और आपने कार्ड को तेजी से खींच दिया बाहर, तो क्या होगा, सिर्फ कार्ड बाहर आएगा, कॉइन वहीं रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा पानी में. यहाँ अंदर पानी भरा होगा, है ना. तो क्या किया आपने, आपने इसको तेजी से खींचा, तो द कॉइन विच वाज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इसलिए नीचे गिर गया. अब उसके नीचे कुछ रहा ही नहीं, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, तो क्या करेगा, नीचे गिरेगा. हाँ हाँ, वैसे जोर से खींचोगे तो वो ग्लास वहीं रह जाएगा, पर वो बहुत जोर से खींचना पड़ेगा, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होना चाहिए उसके लिए. हाँ, आप टाइम कम लोगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स ज्यादा लगेगा. ये हमारा थोड़ा सेकेंड लॉ भी इसमें पिक्चर में आएगा कि जो ऐसे आप सोचे कि कराटे वाला जो होता है वो ब्रिक को, सुन ना मेरे को बोलने देना, कि कराटे वाला जो होता है वो ब्रिक को तोड़ने के लिए धीरे से नहीं मारता है स्लोमो में, वो जोर से मारेगा, क्योंकि आप फास्ट मारोगे तो फोर्स ज्यादा लगता है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, चलो तीन हो गए ना, तीन एग्जांपल. हाँ, क्या बोले, मैं समझा ही नहीं कुछ. हाँ, तो आप चादर खींचेंगे तो वो भी तो मूव हो जाएगा, तो व्हील्स है उसके नीचे, वो कैसे रेस्ट में रहेगा. चलो सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन. सेकेंड लिखिए बी, बी इनर्शिया ऑफ मोशन. चलो इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन करो. आपके पास रेस्ट वाले की डेफिनेशन है, उसको पढ़ के इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन खुद से लिखिए. ये डेफिनेशन है, लॉ नहीं है ये. अभी आपने लिखा ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन, तो सेम वैसा ही इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन बनाइए आप लोग पढ़ के उसको. लिख लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी.
लिखना। The opposition या resistance offered by a body to change the state of uniform motion लिख देना उसको बस। अपन हर बार देखो ना यही तो वर्ड यूज कर रहे हैं, रेस्ट के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के लिए यूनिफॉर्म मोशन। तो द रेजिस्टेंस या द ऑपोजिशन या द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे वो बस का एग्जांपल सबसे पहले फिर लिखते हैं, पर अब किस टाइप का जर्क लगने वाला आपको? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, क्योंकि अब बस अचानक से रुकने वाली है। सुन रहे हैं क्या? बस अचानक से रुकने वाली है, तो आपका लोअर पोर्शन बॉडी का रेस्ट में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, आपका लोअर पोर्शन गाड़ी के कांटेक्ट में तो तुरंत रुक जाएगा, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो मोशन में है विल टेंड टू रिमेन इन मोशन, और वो इसलिए वो आगे फॉरवर्ड जर्क मिलेगा। हाँ, तो अपन आगे की तरफ आ जाते हैं ना, सब जितने भी गाड़ी में बैठे हैं सबको आगे की तरफ एक जर्क लगेगा, सब हम आगे की तरफ आ जाएंगे। तो उसका रीजन यही है कि तुरंत ब्रेक मारा तो अपर बॉडी, लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ गई या धीरे हो गई, पर हमारा अपर बॉडी जो मोशन में था फास्ट, वो तुरंत स्लो मोशन में नहीं आ पाया या रेस्ट पे नहीं आ पाया। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो। फर्स्ट, द पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली इनसाइड अ बस, the passenger standing casually inside a bus, the passenger standing casually inside a bus experience a the passenger standing casually inside a bus experience a jerk forward when a bus stops suddenly, when a bus stops suddenly, when a bus stops suddenly, वहां पे था कि द बस स्टार्ट सडनली, यहां द बस स्टॉप सडनली। ठीक है, when a bus stops suddenly, full stop. This happens because the passenger, क्या लिखे? The passenger standing casually inside a bus experience a jerk forward, है ना, experience a jerk forward when a bus stops suddenly, full stop. This happens because the foot is in contact with the floor. This happens because the foot is in contact with the floor. This happens because the foot is in contact with the floor. The foot is in contact with the floor. Full stop. The foot stops along with the bus. वहां था the foot moves along with the bus. यहां है the foot stops along with the bus. पैर तो तुरंत रुक जाएंगे बस के साथ, बट अपर बॉडी जो मोशन में थी अभी भी मोशन में रहना चाहेगी। The foot stops along the bus, but the upper part of the body, but the upper part of the body which was in motion, वहां लिखे थे which was at rest, tends to remain at rest. तो यहां क्या लिखेंगे? Which was in motion tends to remain in motion, tends to remain in motion, tends to remain in motion and experiences a jerk forward, and experiences a jerk forward, and experiences a jerk forward. ठीक है, देखो दोनों ही केस में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी जो बस का एग्जांपल हमने लिखा है और अभी जो इनर्शिया ऑफ मोशन में भी जो बस का एग्जांपल हमने लिखा है, दोनों ही केस में देखो एक वर्ड जरूरी है लिखना। वो क्या है? कि व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग कैजुअली, सुन रहे ना,
आप कैजुअली रहोगे, कैजुअल रहोगे, आपको पता नहीं कि बस कब चालू होने वाली है, कब रुकने वाली है, तो ही हमें ये जर्क सडनली फील होने वाला है। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना, आप ऐसे खड़े हो गए बस में ऐसे पकड़ के, है ना, कि अब रुकेगी तो मैं तो ना आगे जाऊंगा और चालू होगी तो ना मैं पीछे आऊंगा, तो फिर ऐसा नहीं हो कि आपने इनर्शिया को भेद दिया, है ना, आपने इनर्शिया को नहीं भेदा है, आप तो प्रिपेयर्ड खड़े हो ना कि आप तो हिलोगे ही नहीं, कि बस अचानक से रुक जाए या बस अचानक से चालू हो जाए, मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे। राइट, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो कार में इसी चीज के लिए हम क्या पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, कि सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो हम आगे नहीं आएंगे, जब भी अगर कार सडनली रुकेगी भी तो हम सीट बेल्ट के कारण आकर के सामने डैशबोर्ड से नहीं टकराएंगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, काइंड ऑफ वही हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए। व्हेन वी स्विच ऑफ अ फैन, when we switch off a fan, when we switch off a fan, it continues to rotate. When we switch off a fan, it continues to rotate for a while. कुछ समय के लिए घूमता रहेगा फैन, continues to rotate for a while due to inertia of motion, due to inertia of motion. When we switch off a fan, it continues to rotate for a while due to inertia of motion, due to inertia of motion. ठीक है, फिर एक एग्जांपल और समझना कि जैसे आप एक चलती हुई बस से उतर रहे हो, सुन रहे हैं क्या सभी? एक चलती हुई बस या एक चलती हुई ट्रेन से आप उतर रहे हो, जो कि उतरना नहीं चाहिए, पर तब भी आप उतर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप सोए हुए थे और अचानक से आपका स्टॉप आया, आप देखे नहीं और ट्रेन चालू हो गई, अब आपको उतरना ही है वरना आप अगले शहर पहुंच जाओगे, तो आप क्या करोगे? चलती हुई ट्रेन से उतरोगे। तो उस समय हमको एक ध्यान रखते हुए उतरना है इधर इधर, कि जब भी जहां भी हम मतलब जहां भी हम उतर रहे हैं तो उतर के सीधा खड़े नहीं होना है ना। अगर सीधा आप जंप करके खड़े हो गए तो क्या होगा, आपका जो फुट है वो तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो फुट तो रुक जाएगा वहीं पर आपकी जो अपर बॉडी है उसका टेंडेंसी था मोशन करने का, क्योंकि आप चलती हुई ट्रेन से उतरे हो। तो चलती हुई ट्रेन, मान लो ट्रेन इधर चल रही है तो आप उतर के सिर्फ ऐसे खड़े हो गए तो आपका अपर बॉडी नीचे गिरने वाला है 100%। क्यों? क्योंकि आपका अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, बिकॉज आप चलती ट्रेन में थे, चलती ट्रेन में आपकी अपर बॉडी मोशन में थी, आपका पैर भी मोशन में था, पर जैसे ही आप नीचे आए ग्राउंड रेस्ट पे है, आपका पैर रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी की टेंडेंसी अभी भी क्या है, मोशन की है, तो आप मुंह के बल नीचे गिरोगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप अपने लोअर बॉडी को भी रेस्ट में मत आने दो, दौड़ते हुए उतरो, है ना। जब आप उतर रहे हो तो आप दौड़ते हुए उसी डायरेक्शन में, वो भी ऐसा नहीं कि ट्रेन उधर से आ रही तो अपन इधर दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो इधर से भी आप फिर पीछे गिरोगे, क्योंकि आपकी अपर बॉडी का टेंडेंसी क्या था, इधर जाने का। आप लोअर बॉडी से उधर भागने की कोशिश किए तो पैर इधर चला गया, और अब सोचो कैसे गिरोगे, पीठ के बल, इधर पेट के बल, इधर अगर इधर इधर अगर कूद के भागे नहीं उसी डायरेक्शन में तो पेट पेट के बल गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, और अगर इधर भागने की कोशिश किए जबकि ट्रेन उधर जा रही थी तो पीठ के बल गिरोगे, मतलब गिरोगे तो सही। तो सही तरीका क्या है कि उतरो ही नहीं, और एकदम एकदम अर्जेंसी उतरना ही पड़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में भागते हुए उतरो जिस डायरेक्शन पे आपकी गाड़ी जा रही है। समझ रहे हैं क्या? हाँ, इससे क्या हो गया, वो तो कम ही रहेगी ऑब्वियसली, है ना। पर भागना है ताकि क्या होगा ना, आप भागोगे तो आपका लोअर बॉडी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। आप सिर्फ उतर के खड़े हो गए ना तो लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आ गया ना, और अपर बॉडी आगे जा रहा है। आप खुद इमेजिन कर लो कि अगर लोअर बॉडी रेस्ट पे है और अपर बॉडी आगे जा रहा है तो क्या क्या होने वाला आपके साथ, आप नीचे गिरोगे मुंह के बल। एम आई क्लियर? इसलिए उतरते साथ आप अपनी लोअर बॉडी को भी रेस्ट में मत आने दो, दौड़ते हुए उतरो ताकि दोनों ही मोशन में रहे। तो अब गिरे अलग बात है उसके बाद, क्योंकि हो सकता है आपका पैर फंस जाए या कुछ हो जाए तो भी गिर सकते हो, पर नहीं दौड़ोगे तो 100% गिरोगे, दौड़ोगे तो हो सकता है शायद बच भी जाओ। हाँ हाँ, कहाँ इधर दौड़ा था कि इधर दौड़ा था कि उतर के खड़ा हो गया बस? हाँ अच्छा, हाँ कहाँ?
वैन ऊपर छत में, अच्छा छत में भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि छत में क्या होगा, बस अचानक से रुकेगी। ये हमारा, ये भी जो पहला एग्जांपल लिखे थे ना फर्स्ट वाला, उसका एक एग्जांपल ये भी समझना। सुनो इधर, हम बसों में ऊपर कैरियर में सामान लगाते हैं, या गाड़ियों में भी हमारी जो फोर व्हीलर होती है उसमें भी कैरियर होता है ना, ऊपर सामान लगाते हैं तो उसको बांधते भी हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि हाँ अचानक से, जैसे जो जो चीज हमारे साथ हुई ना, अचानक से गाड़ी चालू हुई तो पीछे जर्क लगा, और अचानक से गाड़ी रुकी तो आगे जर्क लगा, तो यही तो चीजें लगेज के साथ भी होगी। तो वो लगेज आगे पीछे गिर ना जाए, वहां पे दोनों काम हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इनफैक्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है लगेज के साथ, तीनों के साथ। जो पैसेंजर एक्सपीरियंस कर रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के, वही सारी चीजें लगेज भी एक्सपीरियंस करेगा ऊपर। इसलिए लगेज को बांध के रखना है कि वो अचानक से गाड़ी चलते हुए रुक गई, रुकी हुई गाड़ी चालू हो गई, या अचानक से गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज किया, तीनों ही केस में आपका लगेज नीचे जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो इन तीनों चीज से बचने के लिए अपन लगेज को ऊपर भी बांध के रखते हैं। तो लगेज वाला एग्जांपल आप तीनों जगह लिख सकते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी कि व्हाई वी टाई लगेज इन द कैरियर, तो उसका कारण है कि जब बस अचानक से सडनली स्टार्ट होगी तो लगेज पीछे की तरफ ना गिर जाए। और मोशन वाले में क्या लिख सकते हो कि अगर बॉडी पहले से बस मोशन में है और अचानक से रुकेगी तो सामान आगे गिर जाएगा, उसमें सामान पीछे गिरेगा। आप तो अपने आप को संभाल लोगे, सामान कैसे संभालेगा अपने आप को? आप तो संभाल लोगे ना, जर्क लगेगा तो आप किसी चीज को पकड़ लोगे, सामान कैसे करेगा अपने आप को बचाने के लिए? वो तो पक्का गिरेगा नीचे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों इतनी ऐसे आ रही है? गिरे हो क्या पहले ऐसे कभी? हाँ हम्म, उसकी स्पीड कैसे दौड़ोगे? उतना स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे ना अपन, अपन वैसे भी उतर रहे हैं, हाथ में सामान वामान भी होगा, तो बस दौड़ो। चलो लिखो इसका एग्जांपल। हाँ हाँ मतलब वही, दौड़ना तो पड़ेगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ दौड़ना तो पड़ेगा। आप सीधा आकर के जंप करके स्टैंड स्टिल नहीं हो सकते, हो जाओगे तो फिर गिर जाओगे। तो उसका तरीका वही है कि आपको दौड़ते हुए उतरना है। लिखो इसका एग्जांपल, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस in the direction of motion of bus, in the direction of motion of bus, a person jumping from a moving bus, और कहां जंप कर रहा है? उसी डायरेक्शन में जहां पर बस चल रही है। जंपिंग, क्या लिखे? जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। क्लास चालू होगी 12th। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, फॉल्स फॉरवर्ड, फॉल्स फॉरवर्ड, कहां गिरेगा वो? सामने की तरफ, फॉल्स फॉरवर्ड, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज when his foot touches the ground, this is because when his foot touches the ground, when his foot touches the ground, the foot comes to rest, पैर तो तुरंत रेस्ट में आ जाएंगे। The foot comes to rest, the foot comes to rest, but the upper part of his body, but the upper part of his body, but the upper part of his body remains in motion, remains in motion, comma, tends to remain in motion, tends to remain in motion, tends to remain in motion. The upper part of his body remains in motion, क्योंकि चलती गाड़ी थी तो उसकी बॉडी मोशन में है, remains in motion, tends to remain in motion, tends to remain in motion due to inertia of motion, due to
inertia of motion, due to inertia of motion. ठीक है, कितने 3 एग्जांपल हो गए? हाँ डायरेक्शन, चलो उसकी डेफिनेशन लिखो जल्दी से। हाँ डायरेक्शन, inertia of direction की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या कर रहा है आदि? क्या लिखा आदित्य, रीड कर। बोलो। हाँ बोल। When a moving body resists to change its direction is known as inertia of direction. और कोई क्या लिखे? The resistance offered by a body to change its state of direction. To change its state of direction मत लिखो, ऐसा लिखो, the resistance offered by a body to change its direction of motion. The resistance offered by a body to change its direction of motion. To change its direction of motion. The resistance offered by a body to change its, हाँ वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करने को रेजिस्ट करेगी. टू चेंज इट्स क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन. तभी अपन जब गाड़ी में बैठते हैं तो दरवाजा बंद क्यों करते हैं? वरना बाहर गिर जाओगे ना. गाड़ी ऐसे, बड़ी ऐसे आ रही है इसको, गाड़ी सीधी जा रही है, इधर देखो, गाड़ी सीधी जा रही है, अचानक से टर्न लिया तो आपकी बॉडी अभी भी चाह रही है कि सीधी जाना है, तो टर्न लेंगे तो आप एक तरफ गिरते हो, है ना, आइदर राइट और लेफ्ट. अगर गाड़ी लेफ्ट को जा रही होगी तो आप राइट की तरफ गिरोगे, अगर राइट का दरवाजा खुला होगा तो आप बाहर. समझ रहे हैं क्या? हाँ, मतलब पानी में होना का मतलब नहीं, तभी तो पकड़ के बैठते हैं ना अपन, वो मोटर बोट में ऐसे, वहां भी तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो अपन भी इधर उधर होते हैं ना मोशन. तो वही चीज तो है, इसी कारण तो हो रहा है ना हम भी, कि जब गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, अचानक से आपने लेफ्ट लिया तो हमारी पूरी बॉडी राइट की तरफ बेंड हो जाती है, टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ डायरेक्शन. ठीक है. फिर हमारी गाड़ियों में मडगार्ड्स होते हैं, साइकिल में होता है ना मडगार्ड. हाँ, वो क्या, किस चीज के लिए होता है? कि जब मड जो है वो टायर से चिपकेगा और चिपक के ऐसे आएगा बाहर टेंजेंट की तरह, जैसे कि ये चक्का है आपका, है ना, तो ये चक्का ऐसे चला, यहाँ मड है समझ लो, ये चक्का यहाँ पे गया, मड इसमें चिपका और चिपक के फिर जब ये चक्के से ऊपर आएगा तो ये चक्का तो चलो इधर चला गया गोल घूम के, पर ये क्या ऐसे टेंजेंट की तरफ फेंकाएगा जो डस्ट है, जो मड है, तो वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप यहाँ बैठ के चला रहे हो साइकिल, तो ये मडगार्ड यहाँ क्या करेगा, ये इसको यहीं रोक देगा. आपका मडगार्ड गंदा होगा, उसका काम ही वही है गंदा होना, ताकि आपको बचाए वो. समझ रहे हैं क्या? तो आपके लिए वो बलिदान दे रहा है. समझ रहे हैं क्या? तो मडगार्ड्स भी यही काम कर रहे हैं. चलो लिखते हैं, इसमें लिखो एग्जाम्पल 1. फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न. तो पहला एग्जाम्पल सब बस का है ना, एक बस रेस्ट से मोशन में आई, सेकेंड वाले में मोशन से रेस्ट में आई, अब अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इट टेक्स अ टर्न. तो क्या लिखे? व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, कॉमा, द पैसेंजर्स सिटिंग कैजुअली, अगेन कैजुअली है ना, पहले से पता होगा तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे. सडनली टेक्स अ टर्न, कॉमा, द पैसेंजर्स सिटिंग कैजुअली, the passenger sitting casually experience a jerk in the outward direction.
experience a jerk in the outward direction, experience a jerk in the outward, बाहर की तरफ, तभी दरवाजे बंद रखते हैं ना हम. Experience a jerk in the outward direction, full stop. This happens because the passenger tends to remain in its original direction, of motion. This happens because the passenger tends to remain in its original direction of motion due to inertia of direction. Tends to remain in its original direction of motion due to inertia of direction. डायरेक्शन चेंज करने को अपोज करना, यही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है ना. रेस्ट से मोशन में आने को अपोज करना इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है. मोशन से रेस्ट आने को अपोज करना इनर्शिया ऑफ मोशन होता है. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं मडगार्ड वाला. Mudguards are used over the wheels of a vehicle. Mudguards are used over the wheels of a vehicle, because the mud sticking in S-T-I-C-K-I-N-G, sticking in grooves of the tire. grooves, G-R-O-O-V-E-S. grooves क्या होते हैं? जो हमारे टायर में वो भी, जैसे हमारे शूज में भी होता है ना, सब क्या होता है? ग्रिप बनाने के लिए, कि आपके रोड के साथ ग्रिप बने, वो इसलिए ग्रूव्स होते हैं टायर में, जो समय के साथ घिस जाते हैं, है ना. हमारे शूज में भी होते हैं वो ग्रिप बनाने के लिए. तो उन ग्रूव्स में ही क्या होगा? ये मड अंदर चिपकता जाएगा. तो क्या लिखे? स्टिकिंग इन ग्रूव्स ऑफ द टायर, ply off tangentially. ये टेंजेंशन या टेंजेंट वर्ड अपन पहले ही पढ़े है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. याद है कि डायरेक्शन कैसा निकालते हैं अपन? उस सर्कल का, हाँ, टेंजेंट निकालेंगे एक पॉइंट से. इस पॉइंट को आप सेंटर से जोड़ोगे और ये हो गया 90 डिग्री. ये होती है टेंजेंट. सुन रहे हैं? टेंजेंट किसको बोलते हैं? जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट से पहले आप रेडियस बनाओ और वो रेडियस से एक लाइन 90 डिग्री खींच दो. दिस इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल. समझ रहे हैं क्या? हाँ, वो इधर ही बन जाएगा. ठीक है, ओके. तो क्या लिखे? फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली when the wheel moves at a high speed. When the wheels moves at a high speed. When the wheels moves at a high speed. Full stop. To protect the rider, to protect the rider from this mud, mudguards are used. To protect the rider from this mud, mudguards are used. ठीक है. और एक वो स्टोन वाला एग्जांपल भी है कि जैसे आप स्टोन को घुमा रहे हो, एक स्ट्रिंग में टाई करके आपने स्टोन को घुमाया जोर से, तो ऐसा नहीं होता ना कि जहां वो स्ट्रिंग टूटी तो स्टोन ऐसे नीचे गिर जाएगा. ऐसा नहीं गिरेगा ना, वो घूम के मतलब उस तरफ, हाँ, वो टेंजेंशियली जाएगा. अगर ऐसे घुमा रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऐसा है, और यहां टूटा, अगर इस पॉइंट पे आके वो स्ट्रिंग टूटी, तो स्टोन नीचे नहीं गिरेगा, वो कहां जाएगा? इधर. ये उसका टेंजेंट बनेगा. समझ रहे हैं क्या? तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही है. और इधर ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि स्टोन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वरना वो नीचे गिर सकता था. लेकिन स्ट्रिंग तो नीचे गिरेगी ऐसे. यहां टूटी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नीचे गिर गई, बट स्टोन कैसा था? अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया.
बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 3 इनर्शिया हो गए और सबके 2-2 3-3 एग्जांपल हम याद रखेंगे। इससे गिव रीजन आता है कि व्हाई दिस हैपेंस, तो वहां पे हमारे आंसर में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वर्ड होना चाहिए आंसर में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर चलती बस से या चलती बस रुकेगी, अगर इधर चलती बस अगर अचानक से रुकेगी तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर एक रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो आपके एग्जाम्पल में, आपके रीजन में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डैश ये आना चाहिए। अब वो रेस्ट का एग्जाम्पल होगा तो आप रेस्ट लिखोगे, मोशन का एग्जाम्पल होगा तो आप मोशन लिखोगे, डायरेक्शन का एग्जाम्पल होगा तो आप डायरेक्शन लिखोगे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। और सुनो, इधर संडे का टेस्ट याद है ना?